नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज में सबसे पहले हम क्रोनाक्स लैब साइंसेज लिमिटेड को उच्च शुद्धता वाले फाइन केमिकल्स के निर्माण और बाजार के लिए वर्ष 2008 में शामिल किया गया है। इन विशेषज्ञताओं वाले उत्कृष्ट रसायनों को विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ता उपयोग में आवेदन मिलते हैं। कंपनी का मुख्य उत्पादन एपीआई, सक्रिय फार्मा घटक, फार्मान्यूटिकल फार्मुलेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान, न्यूट्रिकल, बायोटेक, अनुप्रयोग, कृषि रसायन, व्यक्तिगत देखभाल, उत्पादन, धातु संशोधन और पशु स्वास्थ्य उत्पादन के निर्माण में व्यापक अनुप्रयोग प्राप्त करने वाला उच्च शुद्धता वाले उत्कृष्ट रसायन हैं। वर्तमान में क्रोनाक्स लैब साइंसेज लिमिटेड 185 से अधिक प्रोडक्ट प्रदान करता है, जिसमें फास्फेट, सल्फेट, एसीटेट, क्लोराइड, साइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, एडेट, डेरिवेटिव, हाइड्रोक्साइड, सक्टिनेट, ग्लूकोनेट अन्य शामिल हैं। मजबूत भारत बाजार के अलावा कंपनी वैश्विक स्तर पर 20 से अधिक देशों में भी निर्यात करती है। क्रोनाक्स लैब साइंसेज लिमिटेड के कुछ प्रमुख निर्यात गंतव्यों में अमेरिका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, स्पेन, तुर्की, यूके, बेल्जियम, यूएई, चीन अन्य शामिल हैं। क्रोनाक्स लैब साइंसेज लिमिटेड 122 उत्पादों पर जारी R&D का आयोजन कर रहा है। दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकिंग कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। उन्होंने 75 साल के अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पछाड़ दिया है। एलन मस्क की कुल संपत्ति $209.7 बिलियन यानी लगभग 17.48 लाख करोड़ रुपए, जबकि अर्नाल्ड कुल संपत्ति $207 बिलियन यानी 16.61 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 16.73 लाख करोड़ रुपए पर आंकी गई है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक पहले 10 अमीर आदमियों की लिस्ट में कभी किसी भारतीय बिजनेसमैन का नाम नहीं शामिल है। रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 11वें स्थान पर काबिज हैं। उनकी कुल संपत्ति 946 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए विनियामक मापदंडों में कई बड़े बदलाव किए हैं। इस परिवर्तन के बाद अब इंश्योरेंस होल्डर को हॉस्पिटल में 3 घंटे के अंदर डिस्चार्ज होने की इजाज़त मिलेगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत 55 सर्कुलर को रद्द कर दिया गया है। नियामक ने कहा कि किसी भी स्थिति में पॉलिसी होल्डर को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि किसी स्थिति में बीमा धारक को 3 घंटे से अधिक का इंतजार करना पड़ा तो अस्पताल द्वारा लिया जाने वाला अधिक पैसा शेयर होल्डर के फंड में दिया जाएगा। आपको इंश्योरेंस के लिए नियम बताते हैं ने कहा है कि इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों को पॉलिसी धारकों को प्रोडक्ट ऑन राइडर उपलब्ध कराई ऑप्शंस देना चाहिए। इस मकसद को पूरा करने के लिए बीमा करने वाली कंपनियां सभी एज ग्रुप, सेक्टर, कॉमर्स कैटेगरी, हेल्थ केयर सभी अस्पतालों को विधिक इंश्योरेंस की पेशकश करनी चाहिए। एक से अधिक हेल्थ पॉलिसियों वाली पॉलिसी होल्डर को यह पॉलिसी चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इसके तहत यह क्लेम अमाउंट प्राप्त कर सकेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों को प्रत्येक पॉलिसी दस्तावेज के साथ ग्राहक सूचना पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम न होने की स्थिति में बीमा कंपनी पॉलिसी धारक को इंश्योरेंस फंड बढ़ाने या प्रीमियम अमाउंट में डिस्काउंट देने जैसे ऑफर देना चाहती है। बैंकिंग की दुनिया के दिग्गज माने जाने वाले और ICICI के संस्थापक 88 वर्षीय नारायण बघुल का निधन हो गया है। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां वो वेंटिलेटर पर थे। उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी पद्मा बघुल, बच्चे मोहन और सुधा, पोते संजय, काव्या, अनुभव और संतोष हैं। नारायण बघुल की पैदाइश साल 1936 को एक ग्रामीण दक्षिण भारत में हुई थी। नारायण जब बड़े हो रहे थे तब उनका परिवार गांव से पलायन कर चेन्नई में जाकर बस गया था। उन्होंने चेन्नई की ही मशहूर लोयोला कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। करियर के तौर पर बैंकिंग सेक्टर कभी भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं था। वो सिविल सेवाओं में जाना चाहते थे, हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती। बाकी बैंकिंग सेक्टर में उनकी एंट्री तब हुई जब SBI के प्रवेश परीक्षा में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। IDFC लिमिटेड का IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर होने जा रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर धारकों ने IDFC लिमिटेड के साथ बैंक के मर्जर को मंजूरी दी है।
बैंक ने जानकारी दी है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की चेन्नई बेंच के द्वारा बुलाई गई बैठक में मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने यह मंजूरी दी है। बैंक के बोर्ड ने NCLT को विलय के प्रस्ताव का मतदान के नतीजे से सूचित किया है। उन्होंने बताया कि विलय योजना के पक्ष में 99.95 वोट पड़े। जल्द ही इस पर LNTC की हरी झंडी मिलने की आसार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक NCLT भी दोनों के मर्जर को जल्द ही हरी झंडी दिखा सकता है। इसके पहले पिछले साल 27 दिसंबर को IDFC लिमिटेड ने कहा था कि RBI के IDFC लिमिटेड, IDFC HCL और IDFC फर्स्ट बैंक के मर्जर के लिए NOC दे दी है। वहीं पिछले साल जुलाई 2023 में IDFC, FHCL, IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस मर्जर को हरी झंडी दिखाई थी। इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कारपोरेशन ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। IRCT ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में सांकेतिक शुद्ध लाभ 2% की वृद्धि दर्ज की है, जो 284 करोड़ तक पहुंच गया है। यह वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के नतीजों से लगभग 279 करोड़ रुपए अधिक है। इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड कैटरिंग एंड फूड टूरिज्म कारपोरेशन के शेयर 1041 पर कारोबार कर रहे हैं, जो पिछले बंद भाव से 3.84% की गिरावट है। पिछले एक साल में शेयर में 61.39 की बढ़ोतरी हुई है और साल की शुरुआत से अब तक 16.86% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में परिचालन में राजस्व 19% बढ़कर 1,15,005.8 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में 965 करोड़ था। IRCTC बोर्ड ने वित्त वर्ष 24 के लिए 4 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा की है, जो आगामी वार्षिक बैठक में शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। ओयो होटल एंड होम्स की पेरेंट कंपनी ओरावल स्टे ने IPO लाने के लिए सेबी के पास जमा ड्राफ्ट पर को वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि कंपनी ने एक बार फिर से IPO लॉन्च करने की अपनी योजना को टाल दिया है। यह दूसरी बार है जब कंपनी ने अपनी IPO एप्लीकेशन वापस ले ली है। इसके पहले 21 में ओयो ने IPO के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसके बाद में वापस ले लिया था। ओयो ने IPO की चर्चा काफ़ी समय से है। बताया जा रहा है कि अब कंपनी निजी निवेशकों से $4 अरब के मूल्यांकन पर इक्विटी जुटाने का विचार कर रही है। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री क्विक कॉमर्स सेक्टर में एंट्री मारने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस रिटेल का जियो मार्ट अगले महीने की शुरुआत में यह सर्विस शुरू कर सकता है। इस सेक्टर में रिलायंस का मुकाबला जोमेटो के ब्लिंकिट, टाटा ग्रुप के बिग बास्केट, स्विगी के इंस्टामार्ट और जेप्टो से होगा। शुरुआत में जियो मार्ट 7-8 महीने में ग्रोसरी की फास्ट डिलीवरी करेगा और फिर 1000 से अधिक शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा। कंपनी ने इसके पहले 90 मिनट में ग्रोसरी का सामान पहुंचाने की जियो मार्ट एक्सप्रेस सर्विस शुरू की थी, लेकिन इसे करीब 1 साल पहले बंद कर दिया गया था। अब कंपनी की योजना 30 मिनट से कम समय में डिलीवरी पूरी करने की है। रिलायंस ऐसे समय इसी सेक्टर में एंट्री मारने की योजना बना रहा है जब वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट भी क्विक कॉमर्स स्पेस में उतरने की तैयारी कर रही है। यह एक ऐसा कंसेप्ट है जो खासतौर पर युवा पीढ़ी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ब्लिंकिट, स्विगी और जेप्टो 10-15 मिनट में ग्रोसरी और कई तरह के नॉन ग्रोसरी आइटम्स की डिलीवरी करते हैं। सोना खरीदारों के लिए सराफा बाजार से अच्छी खबर सामने आई है। पिछले दिनों जबरदस्त उछाल के बाद अब सोने की कीमतों में कमी का दौर शुरू हुआ है। यूपी के वाराणसी में सराफा बाजार खुलने के साथ ही यूपी के बनारस में सोने की सराफा बाजार खुलने की शुरुआत से ही सोने की कीमतों में 990 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। वहीं बात चांदी की करें तो उनकी कीमत में भी 1000 रुपये प्रति किलो की कमी आई है। सराफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत 990 रुपये से लुढ़क कर 72,550 रुपये हो गई है। पिछले सप्ताह सोने के भाव 73,560 रुपये था। इसके इतर 22 कैरेट सोने की करें तो 900 रुपये टूटकर 66,550 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले सप्ताह इसकी कीमत
67,450 रुपये थी। सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत में भी कमी आई है। बाजार के खुलने के साथ 18 कैरेट सोने का भाव 810 रुपये से लुढ़क कर 54,450 रुपये हो गया है। एशियन पब्लिक टीवी पर व्यापार से जुड़ी हुई खबरें और बिजनेस से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।